हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डेंट में। तो दोस्तों आज हम करेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न। दोस्तों उसमें भी हम आज बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी एग्ज़ाम में जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान पूछी जा रही है तो उसमें बायोलॉजी के जो प्रश्न रहते हैं सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जितने भी आज मैं प्रश्न लेके आया हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता। तो दोस्तों इसके अलावा बात करें ग्रेगर मेंडल की, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी का पिता। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी का पिता किसको बोला जाता है? ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन की बात करें तो अगर आपने सुना होगा डार्विन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसको डार्विन का सिद्धांत बोला जाता है, तो वो किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो इसके अलावा कार्ल लिनियस की बात करें तो इन्होंने इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी का क्या मतलब है? वर्गीकरण। मतलब इन्होंने क्या किया था कि पेड़ पौधे जीव जंतु इनका वर्गीकरण किया था कि कौन कौन किस किस कैटेगरी में आएगा, तो इसलिए इनको जो बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इनको याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर शक्ति केंद्र कोशिका का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें लाइजोसोम की तो इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ऑफ सेल। ठीक है, तो मतलब कि आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है? लाइजोसोम को। और पावर हाउस किसको बोला जाता है कोशिका का? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसको बोला जाता है? ये अभी हमने किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा कि लाइजोसोम को बोला जाता है सेल की आत्महत्या की थैली यानी कि कोशिकांग की आत्महत्या की थैली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो कि हमने सबसे पहले प्रश्न में पढ़ा, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो पहला प्रश्न था कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को यानी कि अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से करना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल पूछ ले तो 46, अगर पेयर्स में पूछें, जोड़ों में पूछें तो कितना आएगा? 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। अगर आपको पता हो कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं तो पेयर्स में पूछ ले तो 23, अगर सिंगल पूछ ले ऐसे ऑप्शन आ जाए तो 46 आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो ये 23 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, इसमें से जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं, उनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स। ये भी आपको याद रखना है। ये मेल्स और फीमेल्स में, ठीक है, दोनों में सेम पाए जाते हैं, मतलब एक से पाए जाते हैं। और जो 23rd पेयर होता है, 23वां पेयर, उसको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है उसको। ठीक है,
तो ये जो 23rd पेयर होता है, 23वां पेयर होता है, तो मेल में ये कैसा होता है, एक्स वाई की फॉर्म में, ये भी अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। और फीमेल में ये जो पाया जाता है ये एक्स एक्स की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। टोटल 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। अगर सिंगल सिंगल पूछे तो 46 होते हैं। इनमें से जो 22 होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोला जाता है, जो कि मेल और फीमेल में सेम रहते हैं। जो 23rd पेयर होता है, 23वां पेयर होता है, उसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, जो कि मेल्स में एक्स वाई की फॉर्म में होता है और फीमेल्स में एक्स एक्स की फॉर्म में होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया जो रोग होता है उससे अगर कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उसका जो ब्लड है, जो रक्त है, वो बहना बंद नहीं होता। जैसे हमें अगर कोई चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद हमारा जो रक्त बहना बंद हो जाता है, पर अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उसका रक्त जो है बहना बंद नहीं होता। इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो वो कौन कौन से रंग नहीं पहचान पाता। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाल व हरा। अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो वो लाल व हरा रंग नहीं पहचान पाता। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनधारी यानी कि मैमल का नाम क्या है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल। ये इजी प्रश्न था, आपको शायद पता होगा। ब्लू व्हेल ही है जो सबसे बड़ा स्तनधारी पाया जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होता है जो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। अगर सबसे बड़े पक्षी की बात करें तो आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऊतकों के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा साइटोलॉजी की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है साइटोलॉजी। ये भी प्रश्न पूछा गया है तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं के समूह को यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊतक यानी कि टिश्यूज, ठीक है। कोशिकाओं के समूह को टिश्यूज बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सेल के समूह को क्या बोला जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि सेल के समूह को यानी कि कोशिका के समूह को टिश्यूज बोला जाता है। अगर टिश्यू कंबाइन हो जाए तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर ऑर्गन कंबाइन हो जाए तो किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। दोस्तों, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ब्लड है, हमारा रक्त है, वो एक फ्लूइड है या तरल पदार्थ है या क्या है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो वो आपको चीज़ याद रखनी है कि रक्त एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। जब भी प्रश्न आया कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है तो वो एक तरह का संयोजी है यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है यानी कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि लाल रक्त कणों में। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आरबीसी आएगा और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आएगा। ये मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगा, क्योंकि श्वेत रक्त कण यानी कि वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणों में। दोस्तों इसके अलावा बात करें, आपको मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है, वो क्या है? तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड भी बोला जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइड्स। और आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइड भी बोला जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एरिथ्रोसाइड्स, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो बोला जाता है मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। दोस्तों अगर पूछ लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे ब्रेन में यानी कि हमारे दिमाग में। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को बोला जाता है, यानी कि ह्यूमन की थर्ड आई किस ग्रंथि को बोला जाता है, यानी कि मानव शरीर की तीसरी आंख किस ग्रंथि को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, याद रखना, पीनियल ग्रंथि को बोला जाता है मानव शरीर की तीसरी आंख। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी याद कर लेना। और ये भी मानव शरीर जो दिमाग होता है मानव का, उसके बीचों बीच पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भोजन का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड शरीर के किस अंग में होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दोस्तों जब भोजन पूरी तरीके से पच जाता है तो हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत यानी कि लीवर। लीवर को बोला जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डायबिटीज़। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो डायबिटीज़ हो जाती है। और अगर पूछ ले कि इंसुलिन को जो प्रोड्यूस कौन करता है हमारे शरीर में, जो इंसुलिन होता है जिसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाती है, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और अगर पूछ ले इंसुलिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है कौन? इंसुलिन। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगला प्रश्न है कि शरीर में गैसों का विनिमय यानी कि गैसेस एक्सचेंज किस अंग में होता है? तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है ये सभी को पता होगा कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि फेफड़ों से जो है गैसों का एक्सचेंज होता है, या ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो कहाँ से होती है? वो लंग्स से होती है। तो गैसों का एक्सचेंज लंग्स से होता है। पर मेरा प्रश्न कराने का जो मकसद था वो ये था कि लंग्स में ऐसी क्या चीज़ होती है जो असल में गैसेस का एक्सचेंज करती है? तो लंग्स में पाई जाती है एक छोटी छोटी ऐसे आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है लंग्स के अंदर। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एल्वियोली। तो प्रश्न पूछा गया था कि जो एल्वियोली होती है मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो वो होती है लंग्स में पाई जाती है एल्वियोली। तो एल्वियोली ही असल में क्या करती है? गैसेस का एक्सचेंज करती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वक्र यानी कि किडनी की कार्यात्मक इकाई है, तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो पाए जाते हैं वो किडनी में पाए जाते हैं। तो क्या काम करते हैं किडनी में? वैसे किडनी क्या काम करती है? हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
प्यूरिफाई करते हैं ब्लड को, मतलब कि हमारे खून को साफ करने में मदद करते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, जो कि किडनी में पाए जाते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे खून में वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी यानी कि लॉन्गेस्ट बोन जो हमारे शरीर में होती है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फीमर जो होती है शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा सबसे छोटी हड्डी की बात करें, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट बोन, तो ये होती है स्टेपीज, ठीक है, कौन सी होती है? स्टेपीज, ठीक है। तो ये हमारे कान में पाई जाती है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी मैंने आपको बताया था। स्टेपीज जो होती है स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे शरीर की और ये कान में पाई जाती है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर या फिर बोल सकते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है, मतलब कि जो सभी को अपना खून दे सकता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ये होता है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओ रक्त समूह। दोस्तों ऐसे आपको ऑप्शन आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से याद रख सकते हो कि ओ नेगेटिव असल में जो होता है वो होता है यूनिवर्सल ब्लड डोनर, ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि ओ नेगेटिव असल में जो होता है यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो सीधा आपको ओ टिक लगाना है, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव में पूछ ले तो आपको ओ नेगेटिव टिक लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर बोला जाता है, इसमें भी ब्लड लिख सकते हैं हम। यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर मतलब कि कौन ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए बी रक्त समूह या ए बी ब्लड ग्रुप। तो इसमें भी अगर ऐसे ऑप्शन आ जाएं तो आप इजीली ए बी पर टिक लगाओगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में पूछ ले तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो असल में होता है यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर जो सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है वो सभी को खून दे सकता है और वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? वो होता है ओ नेगेटिव। और जो यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर होता है वो सभी से खून ले सकता है और वो कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि विटामिनों के जो रासायनिक नाम होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक विटामिन का रासायनिक नाम पता होना चाहिए। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। और जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो है विटामिन सी का रासायनिक नाम, और जो टोकोफेरोल है वो है विटामिन ई का रासायनिक नाम, और जो साइनोकोबालमाइन है वो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी को, टोकोफेरोल बोला जाता है विटामिन ई को, और साइनोकोबालमाइन बोला जाता है विटामिन B12 को, और कैल्सीफेरोल बोला जाता है विटामिन डी को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें से ढूंढना है जो चीज़ें मेल नहीं खा रही, और विटामिन दिए हैं और उसके साथ उसके रासायनिक नाम दिए हैं जैसे हमने पहले भी पढ़ा। तो आपको इसमें बताना है कौन सा विटामिन का नाम जो है उससे मैच नहीं कर रहा। तो दोस्तों एक एक करके सारे देख लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए का जो होता है नाम होता है रेटिनॉल, ये सही है। विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम वो रेटिनॉल ही होता है। इसके अलावा विटामिन बी जो है, विटामिन सी का हमने अभी पढ़ा एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसका नाम। और जो सी ऑप्शन है विटामिन बी की बात करें उसका नाम थायमिन होता है, ये भी सही है और ये भी सही है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन बी का नाम थायमिन होता है। और विटामिन के की बात करें वो टोकोफेरोल नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। तो टोकोफेरोल मैंने पहले ही बताया किसका नाम होता है, तो ये होता है विटामिन ई का नाम, ठीक है। तो विटामिन के का नाम क्या होगा फिर? इसका नाम होता है फाइलोकोनिन, ठीक है, याद रखना। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। फाइलोकोनिन जो होता है किसका नाम है? विटामिन के का। और इसके अलावा इसको नेप्थोकोनिन भी बोला जाता है, नेप्थोकोनिन, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम में पूछी गई हैं तो इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का वहन करती है। तो ऑक्सीजन का वहन कौन करता है हमारे शरीर में? तो वो करती है हीमोग्लोबिन, मतलब कि ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग यानी कि मलेरिया डिजीज का किस परजीवी के संक्रमण से होता है? मतलब जो मलेरिया रोग होता है वो किस परजीवी के संक्रमण से होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है वो मलेरिया रोग फैलाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको पता हो कि मलेरिया जो डिजीज़ है वो एक मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, मतलब कि जो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसको फैलाता कौन है? तो ये फैलाती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो मलेरिया रोग है वो किस मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, जो मादा एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो, उसके द्वारा फैलाया जाता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का परजीवी है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बच्चों में जो BCG का टीका लगता है वो किस रोग के प्रति रक्षण हेतु लगाया जाता है? मतलब किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, TB। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए लगाया जाता है बच्चों में BCG का टीका। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मेरे को BCG की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, और इसके अलावा इसके इन्वेंटर का नाम भी लिखना है कि इसके 2 इन्वेंटर हैं, दोनों के आपको नाम लिखने हैं और इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, BCG की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शैवालों के अध्ययन यानी कि एल्गी की स्टडी संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फाइकोलॉजी जो है वो शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके अलावा बात करें माइकोलॉजी की, तो माइकोलॉजी किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है स्टडी ऑफ फंगी को, स्टडी ऑफ फंगी, या फिर कई लोग इसको फंजाई भी बोलते हैं, जिसको कवक बोला जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फंगी यानी कि कवक के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको लिखना है एग्ज़ाम आर्डेंट। ठीक है, एग्ज़ाम आर्डेंट, तो वहाँ पे आपको हमारा जो लोगो मिल जाएगा। इस नाम का एक ही चैनल है, तो वहाँ पे जाके आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक वीडियो का PDF ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें उसको, और इसके अलावा अगर किसी भी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम बना देंगे, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।